हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फिजियोन क्लासेस वेयर वी स्टडी फिजिक्स फॉर नीट एंड जी। इन द लास्ट वीडियो वी फिनिश चैप्टर 2. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर 3, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, चैप्टर 3 ऑफ एच सी वर्मा बुक, class 11. Now first is, what is kinematics? Kinematics is the study of motion, studying motion without considering force. तो इस चैप्टर में हम लोग फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट 2 चैप्टर में हम लोग फोर्स को कंसिडर करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन. व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? सपोज 2 फ्रेंड्स Ramesh and Suresh are inside a train. Also suppose 2 friends Payal and Pooja are at the platform of a station. Suppose the train, same train, is moving through the platform, through the station. Now consider Payal. For Payal, Pooja is at rest and Suresh is in motion. Now consider Ramesh. For him, Suresh is at rest and Payal is in motion. इसको अच्छे से समझाता हूँ. देखो, ट्रेन में जो है 2 लोग हैं, ट्रेन के अंदर है. ट्रेन के अंदर हैं रमेश और सुरेश. प्लेटफॉर्म पे हैं 2 लोग, पायल एंड पूजा. रमेश के लिए सुरेश इज एट रेस्ट और पूजा जो प्लेटफॉर्म पे है इज इन मोशन. अब द ट्रेन इज मूविंग, ऑफ कोर्स ट्रेन इज मूविंग. अब फॉर पायल, सुरेश इज इन मोशन लेकिन पूजा इज एट रेस्ट. तो इससे ये प्रूव होता है कि मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. A particle which is at rest from a particular frame of reference can be moving from a different frame of reference. तो rest and motion make sense only if we describe it from a frame of reference, given frame of reference. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड को अच्छे से समझ लेना कि ये ही एक ऐसा फ्रेम है जहाँ से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. यानी कि रेस्ट और मोशन जो है वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम क्या
हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाउ हाउ टू चूज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देर इज नो रेस्ट्रिक्शन व्हाट्सएवर इन चूजिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कोई सा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं. अगर हम ट्रेन के इनसाइड हैं, ट्रेन में हैं, तो हम लोग ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और चीज़ों को ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्क्राइब करते हैं. अगर हम लोग प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम लोग प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन हम लोग ले कुछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें ट्रेन को ही लेना है या प्लेटफॉर्म को लेना है या हम लोग जहाँ हैं वहाँ पे ही लेना है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कन्वीनियंस कि हमें कहाँ से मोशन को इजीली वी कैन डिस्क्राइब, हम वहीं से लेते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. you might be knowing the difference between distance and displacement in your high school syllabus, लेकिन हम यहाँ से दोबारा इसको पढ़ाते हैं. सपोज अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम A to B in a semi-circular path like this with radius r. This is the radius r. तो यहाँ A, it is point A, it is point B. पॉइंट A से पॉइंट B आने में जो डिस्टेंस है that is 2r. So it is the length of the path traversed or followed by the particle. बॉडी यहाँ से जा रही है तो ये इसका जो लेंथ है दैट विल बी डिस्टेंस और यहाँ पे होगा 2r. लेकिन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट, फाइनल पॉइंट. तो यहाँ पे इसका ये स्ट्रेट लाइन कितना होगा? 2r होगा. तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r बट डिस्टेंस इज distance is not 2r, distance is pi r, displacement is 2r. सेमी सर्किल होगा ना. सपोज ये यहाँ से भी मूव करके एक पूरा सर्किल ही बना के यहाँ पे आ जाता है वापस A पॉइंट पे, तो उस केस में फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 because it has returned to the same point. This is the main difference between distance and displacement. Now the next topic is average speed and instantaneous speed. ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसको रिवाइज करा देता हूँ मैं. कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है तो सपोज एक फाइनाइट टाइम में जितना भी उसने डिस्टेंस तय किया उसको हम उस टाइम से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी एवरेज स्पीड, है ना. सपोज एट टाइम t1 इट इज सपोज फ्रॉम टाइम t1 टू t2 एक बॉडी डिस्टेंस तय करती s, तो स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड होगा, वो होगा s बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू s. इसको वी कैन डेनोट ऑल्सो डोनेट इट एज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t. तो ये एक फाइनाइट डिस्टेंस है जो कि एक फाइनाइट टाइम डेल्टा t में तय किया उसने. उसको हम दोनों को डिवाइड कर देते तो एवरेज स्पीड आ जाता है. ठीक है. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो उसमें क्या हम लेते हैं? वी इंस्टेंट. इसमें मैथमेटिकली वी राइट इट लाइक दिस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस डी एक्स ओवर डी टी. इसका मतलब है कि डेल्टा जो टी है ये इतना ज़्यादा छोटा हो गया कि ऑलमोस्ट ये 0 हो गया, और उस 0 के लगभग 0 से जस्ट बड़ा ये डेल्टा एस जो होगा ये भी बहुत कम होगा. लेकिन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वो 0 नहीं होगा, वो एक फाइनाइट आएगा जो कि वी इंस्टेंटेनियस होगा. यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में
एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे उसका स्पीड कितना है। ये एवरेज जो आएगा वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आएगा। स्पीडोमीटर जो दिखाता है स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस। जो कार में दिखाता है या बाइक में दिखाता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो एग्जैक्ट उस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे रीडिंग आता है उस मोमेंट का बताता है स्पीड, कितना स्पीड है। नाउ वी टेक एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, लेट सपोज के एट टाइम t1 पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज एट r1, एट टाइम t2 पोजीशन इज r2, then v average is equal to r2 minus r1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये v एवरेज आएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी वी कैन राइट इट लाइक डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब अगर ये हो गया एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर हमें यही निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो फिर हमें इसको लिमिट लगाना पड़ेगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये आ जाएगा, इट विल बिकम डी आर ओवर डी टी, ठीक है, एट इंस्टेंट टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डेल्टा टी जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, यही समझने वाली बात है। सिमिलरली वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसमें क्या होगा, अगर सपोज टाइम t1 किसी भी बॉडी का वेलोसिटी v1 है, टाइम t2 पे वेलोसिटी हो गया है v2, तो एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, विच वी कैन राइट डेल्टा v ओवर डेल्टा t। अब इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, लिमिट हमें लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी। हमें ये चीज़ जानना है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो दे रहा होगा कि वेलोसिटी एट टाइम t5 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड से, तो वो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से क्वेश्चन में जो भी एक्सेलरेशन दे रखा होगा वो जनरली वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही दे रखेगा कि उसका एक्सेलरेशन उस टाइम इतना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशनल मोशन। We take the motion of the body in a straight line to be the motion along x axis। तो बॉडी को हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं, मूव करते हुए एक्स एक्सिस को के डायरेक्शन के अलॉन्ग, और हम लोग फिर वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इज डी एक्स ओवर डी टी, एक्सेलरेशन इज डी वी ओवर डी टी विच इज सेकंड डिफरेंशियल विच डी टू एक्स ओवर डी टी टू। ये हमें समझना अच्छे से, इसको समझ लेना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन एक्स का है, और एक्सेलरेशन इज सेकंड डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन एंड फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी। इस बार 2025 में इस तरह से क्वेश्चन भी आया है जो हमने सॉल्व भी किया पहले। नाउ वी टेक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन इन ए straight line with constant acceleration। जब अब हम लोग इसे कंसिडर करते हैं कि मोशन तो एक ही डायमेंशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके हम लोग बनाते हैं। पहला हो गया v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, ये तो होगा ही होगा, और फिर आएगा एक्सेलरेशन इज डी वी ओवर डी टी, ठीक है। तो इसको लेते हैं हम लोग,
दैट एम्प्लाइज, इसको लेते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अब चूंकि ये कॉन्स्टेंट है इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल फ्रॉम टाइम 0 टू टी, और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं जो वी यू और फाइनल वेलोसिटी वी। दैट एम्प्लाइज वी डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो वी आ जाएगा, और ये 0 से वी है, और ए टी, और ये 0 से यू से वी तक है। दैट एम्प्लाइज वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। दैट एम्प्लाइज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये पहला 3 इक्वेशन जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पहला इक्वेशन आ गया। where u is initial velocity or velocity at time t is equal to 0, v is equal to final velocity or velocity at time is equal to t, time is equal to t, ठीक है। a is equal to constant acceleration, acceleration constant है, नाउ यू सी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने निकाल लिया। दैट मीन्स डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दैट एम्प्लॉयज डी एक्स इज इक्वल टू यू है, यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। 0 टू टी, और 0 पे एक्स की पोजीशन क्या होगा, 0 ही लेते हैं, और ये x, ठीक है। तो ये x हो गया, x 0 टू x, और ये हो गया u t 0 टू t a t स्क्वायर बाई 2 0 बाई 2t। तो हो गया x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हाई, तो दैट एम्प्लाइज दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू वी यू स्क्वायर प्लस 2 यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इसका x था ही, सेकंड से आ गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखो पहला हमने निकाला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा निकाला था x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा निकाला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीनों है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब ये तीनों का तीनों इक्वेशन वैलिड होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट देन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हमें ये यूज करना है v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। ये हमेशा वैलिड होगा चाहे कांस्टेंट रहे या ना रहे। ये एक स्पेशल केस है, ये जब ही वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नाउ वी टेक वन क्वेश्चन गिवन इन एच.सी. वर्मा बुक itself. Example 3.6. A particle having initial velocity u moves with a constant acceleration a for a time t. Find the displacement of the particle in the last 1 second in th second. Evaluate it for u is equal to 5 मीटर पर सेकंड, a is equal to 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, t is equal to 10। ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम देते हैं। क्वेश्चन क्या है ये समझिए। क्वेश्चन एक बॉडी मूव कर रहा है विथ initial in the x axis, suppose in x axis with a constant
इनिशियल वेलोसिटी u, यानी यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो टाइम था 0 और वेलोसिटी था u, इनिशियल वेलोसिटी था u विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a फॉर ए टाइम t तक मूव किया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो इसमें क्या करना है हमें कि सपोज यहाँ टाइम t तक यहाँ आ गया होगा, और सपोज टाइम उससे एक सेकंड पहले कहाँ पहुँचा होगा, सपोज यहाँ टाइम t1 पे यहाँ पे आ गया होगा, t-1 पे यहाँ पे आया होगा, और t में यहाँ पे आया होगा, तो लास्ट 1 सेकंड में इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हमें निकालना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू, वी हैव फॉर्मूला ut प्लस हाफ at², और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t-1 इज इक्वल टू ut-1 प्लस हाफ at-1 होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकंड और nth सेकंड यहाँ पे इज इक्वल टू ये ut-1 प्लस हाफ at² माइनस हाफ at-1 स्क्वायर। तो इसको हम लोग ये कर देते हैं, ut हो जाएगा, तो यहाँ u बचेगा, और हाफ at² माइनस हाफ a, और ये हो जाएगा t² प्लस 1 माइनस 2t। ये हो जाएगा u प्लस हाफ at² माइनस हाफ at² माइनस हाफ a प्लस at, ये हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, u प्लस a/2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 2t, और यहाँ से बच जाएगा -1, तो ये आंसर आएगा। तो ये आप लोग इसको याद रख लो एज ए फॉर्मूला ऑल्सो कि nth सेकंड में u प्लस a/2 2n-1 या 2t-1 tth सेकंड, कोई भी 5वां सेकंड, 6ठा सेकंड, 7वां सेकंड कभी भी बोले तो यहाँ पे हमें टाइम इतना रख देना है, इनिशियल वेलोसिटी रखना है, जो भी एक्सेलरेशन होगा ये रखना है। ये फॉर्मूला के तौर पे याद रखो। एस.सी. वर्मा में बहुत सा थ्योरी मैंने पहले ही बता रखा है कि वो एग्जाम्पल में एज ए सॉल्व क्वेश्चन एज एन ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जो उसमें दे नहीं रखा है। पहले क्वेश्चन पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो हमने निकाल लिया u प्लस a/2 अपॉन 2n-1, या tth सेकंड लिख लो तो यहाँ पे t लिख देना। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो और बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इफ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इफ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन तो डिस्टेंस और ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बराबर ही होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही होता है, सेम होता है। लेकिन nth सेकंड में ऐसा नहीं होगा, मैं समझाऊंगा। केस 1, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, देन ये फॉर्मूला विल बी वैलिड फॉर डिस्टेंस ऑल्सो। बट केस 2,
इफ अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो किसी भी केस में होगा, लेकिन डिस्टेंस में इस केस में नहीं होगा। इस केस में तो हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन पूछता हूँ और वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। कि सपोज क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, और इट इज हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। देन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। ये आप लोग बना के कोई बनाना और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मोशन इन 1 डायमेंशन का एक पार्ट है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन, उसका एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता आई थिंक, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।